कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के ह्योसान हाई स्कूल से, जहां हर रोज की तरह बच्चे आज भी स्कूल जा रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दिन सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और इसके बाद दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी लोग देखते आ रहे थे। अचानक स्कूल में एक साइंस टीचर की बेवकूफी से ज़ोंबी वायरस फैल गया, जिसने जल्दी ही पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। और स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों की किस्मत तो इतनी खराब थी कि पहले तो उनके पीछे एक आधा इंसान और आधा ज़ोंबी वीनाम पड़ गया, जिससे बचते बचते जब वो छत पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे ही थे कि उनके वहां जाने से पहले ही हेलीकॉप्टर वहां से निकल गया और वो बच्चे चारों तरफ ज़ोंबी से घिरे स्कूल की छत पर फंस गए। अब वैसे ही इस कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट है, जिसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और हर बार की तरह आपको उसका लिंक पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अभी वीनाम छत का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा बेहद मजबूत था जिसे वीनाम नहीं तोड़ पाया और अब उसे ऊपर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यूनजी, जो खुद भी आधी ज़ोंबी और आधी इंसान है, ज़ोंबीज़ के बीच बेखौफ घूम रही थी। जिस दौरान रास्ते में उसे वो ज़ोंबी बने क्लासमेट्स मिले जो कभी उसे सताया करते थे। उन्हीं में एक टीचर भी शामिल था, जिसे देखकर यूनजी को वो वक्त याद आया जब उसने इसी टीचर से क्लासमेट्स द्वारा की जा रही बुलिंग की शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। टीचर की वो बात याद करके यूनजी गुस्से में वापस स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागी और कहीं से अल्कोहल और लाइटर ढूंढ निकाला। दरअसल वायरस फैलने से पहले ही यूनजी इस स्कूल को अपने गुस्से के कारण जला देना चाहती थी और आज आखिरकार उसने वही किया। और अपने सामने आग की लपटें देखकर यूनजी बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से निकल गई और अपनी बाइक पर बैठकर दूर चली गई। उधर छत पर च्योंगसेन सोच में पड़ गया कि वीनाम जिंदा कैसे है जबकि वो मर चुका था। इस पर सुयोक ने अंदाजा लगाया कि शायद वीनाम भी मौत को धोखा देकर वापस आ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने फैकल्टी ऑफिस में यूनजी को देखा था। और जाहिर है नामरा भी अब कुछ वैसी ही है। अभी च्योंगसेन नामरा को लेकर भी चिंता में था, लेकिन सुयोक ने उसे भरोसा दिलाया कि नामरा उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद उन्होंने छत पर मौजूद चीजों से एक इमरजेंसी सिग्नल बनाया ताकि बचाव दल की नजर उन पर पड़ सके। अब रात गहरी होने के साथ साथ ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए उन्होंने लकड़ी घिसकर आग जलाने की पुरानी तकनीक अपनाई, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी चिंगारी तक नहीं निकली। तभी नामरा ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर सबको चौंका दिया, जो देखकर सब दंग रह गए। इस पर नामरा ने बताया कि वो नहीं चाहती थी कि सुयोग को पता चले कि वो सुट्टा फूंकती है, लेकिन इस वक्त इन सभी बातों की परवाह करने का टाइम नहीं था। दूसरी तरफ आर्चरी हॉल में ग्रुप ने जख्मी जुनसेओंग के लिए एक स्ट्रेचर बनाया और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी भारी था। इसी बीच ज़ोंबीज़ का एक झुंड उनकी तरफ भागा चला आया, जिसके चलते उन्हें मजबूरन वापस कमरे में लौटना पड़ा। जुनसेओंग को लगा कि वो अपने साथियों पर बोझ बन रहा है, इसलिए उसने उन्हें अकेले निकल जाने को कहा, लेकिन मौत का सामना साथ करने के बाद वो जुनसेओंग को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने मिलकर एक नया और मजबूत स्ट्रेचर बनाया। फिर जब स्ट्रेचर तैयार हुआ तो मी जिन ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी और छत पर जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वहां बचने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन बाहर की सीढ़ियां जुनसेओंग को ले जाने के लायक नहीं थी और आसपास ज़ोंबीज़ का खतरा भी बना हुआ था, इसलिए उन्हें फिलहाल ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। वहीं सोजू, जिसे पानी में गोली लगी थी, वो मरा नहीं था। वो अपने जख्म साफ करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां उसका सामना फिर से ज़ोंबीज़ की भीड़ से हो गया। तब सोजू ने वेपन्स रूम पर धावा बोल दिया और वहां से एक बंदूक निकालकर उसे गोलियों से लोड किया। फिर बड़ी बहादुरी से ज़ोंबीज़ के झुंड से लड़ते हुए उसने बाहर का रास्ता बनाया, लेकिन वो सीधा अपनी बेटी के स्कूल नहीं गया, बल्कि पहले आसपास के स्कूल्स की तलाशी ली ताकि ये देख सके कि क्या वहाँ कोई सर्वाइवर बचा है। अभी मैप चेक करने के बाद बैकपैक में बंदूक रखकर वो दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ा। दूसरी तरफ फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में जेइक और होचुल वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे और ज़ोंबीज़ के काटने से बचने के लिए उन्होंने अपने शरीर को कार्डबोर्ड से अच्छी तरह लपेट लिया। तैयारी पूरी होते ही जेइक एक छोटी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ, जिसके पीछे होचुल और दो बच्चे बैठे थे। होचुल के हाथ में एक डंडा था, जिससे वो पीछा कर रहे ज़ोंबीज़ को दूर हटा रहा था। वो जहाँ भी जाते ज़ोंबीज़ हर तरफ मौजूद थे। पूरा शहर इन्फेक्टेड हो चुका था और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। खुशकिस्मती से जेई को एक तरकीब सूझी और उसने गाड़ी एक पतली गली में मोड़ दी। तब ज़ोंबीज़ भी उस गली में घुस तो गए, लेकिन भीड़ की वजह से वहां बुरी तरह फंस गए, जिससे जेई और उसके साथी को वहां से निकलने का मौका मिल गया। वहां से निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक किसी के मदद मांगने की आवाज आई। एक आदमी जिसके पैर में चोट लगी थी, वो एक घर की छत पर फंसा हुआ था। ये देखकर होचुल ने जेइक को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन जेइक ने ब्रेक लगा दी और अपनी गोद में उठाए बच्चे को होचुल को थमाते हुए उसे नीचे इंतजार करने को कहकर खुद उस जख्मी आदमी को बचाने छत की तरफ दौड़ पड़ा। उस दौरान पीछे से ज़ोंबीज़ तेजी से आ रहे थे, जिसे देखकर होचुल घबरा गया और जेइक को पीछे छोड़कर मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग निकला। इस वक्त जेइक का पूरा ध्यान सिर्फ उस आदमी को बचाने पर था, इसलिए उसने जल्दी से उस जख्मी आदमी के पैर की मरहम पट्टी की। मगर इसी बीच घर के नीचे
ज़ोंबीज का एक बड़ा झुंड जमा हो चुका था। अब छत से निकलने के लिए उन ज़ोंबीज का ध्यान भटकाना बेहद जरूरी हो गया। इसलिए जेक अभी ज़ोंबीज को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि दूर से एक बस आती हुई दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर सीट पर कोई और नहीं बल्कि होचुल बैठा था और उसने जेक को धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो उसे बचाने का बेहतर जरिया ढूंढने गया था। और अभी पलक झपकते ही बस को ज़ोंबीज ने घेर लिया, लेकिन मौका देखते ही जेक और वो जख्मी आदमी कूदकर बस की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद होचुल ने तेजी से बस दौड़ाई और ज़ोंबीज के चुंगल से निकलने में कामयाब रहा। मगर दुर्भाग्य से रात में उनकी बस किसी इंसान से टकरा गई और ये जांचने के लिए कि वो शख्स इन्फेक्टेड है या नहीं, जेक बस से नीचे उतरा। जब उसने करीब जाकर देखा तो पाया कि वो यूंजी थी। तब जेक उसे उठाने ही वाला था कि अचानक उनकी तरफ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ये वहां पहुंची मिलिट्री पर्सनल थी, जिन्हें देखकर जेक ने तुरंत अपनी आईडी दिखाते हुए अपनी पहचान बताई। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनके बीच एक हाफ ह्यूमन हाफ ज़ोंबी मौजूद है। इधर मिलिट्री के पास एक और इन्फेक्टेड इंसान पहले से था और वो उसका इस्तेमाल वैक्सीन रिसर्च के लिए करना चाहते थे। इसलिए उसे लैब में ले जाकर कमांडर ने सोल्जर को आदेश दिया कि वो उस इन्फेक्टेड शख्स के पेरेंट्स से संपर्क करे और उनकी सहमति ले, जिसके बाद ही वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी बीच एक सोल्जर ने खबर दी कि एक कांग्रेस वुमेन इंस्पेक्शन के लिए इंतजार कर रही है। इसलिए चाहते हुए भी कमांडर उनसे मिलने गया और उन्हें सख्ती से पाबंदियों का पालन करने की सलाह दी। लेकिन कांग्रेस वुमेन की सिर्फ एक ही मांग थी कि ह्योसान हाई स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जाए। हालांकि कमांडर ने सीधा जवाब नहीं दिया, पर यह बात उनके दिल पर असर कर गई थी। पर मसला ये था कि इस वक्त कोई हेलीकॉप्टर खाली नहीं था, क्योंकि सभी कॉम्बैट ऑपरेशंस में लगे हुए थे। इसलिए कमांडर ने शहर के स्कूल्स का जायजा लेने के लिए अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। सोल्जर ने पूछा कि क्या वो शेडोम जाना चाहेंगे, क्योंकि कमांडर की माँ वहाँ थी। लेकिन कमांडर ने साफ कह दिया कि वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो इलाका रेस्क्यू जोन घोषित नहीं हो जाता। वहीं स्कूल के म्यूजिक रूम में छुपी नायोन आखिरकार बाहर आई। उसने जमीन पर पड़ा वीडियो कैमरा उठाया और अपने क्लासमेट्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखने लगी। फिर उसने एक बैग उठाया और उसमें खाना भरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो में ग्योंगसू का नाम सुना, वो वहीं जम गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल उसे ग्योंगसू को ऐसा बनाने का बहुत पछतावा था और जब वो पहले क्लास से अकेले बाहर निकली थी, तब ग्योंगसू ही उसे मारने के लिए ही उसके पीछे पड़ा था। उस समय सुनवा ने उसे बचाकर म्यूजिक रूम में बंद कर दिया, मगर वो गलती से ज़ोंबी का शिकार बन गई। नायोन की कंडीशन समझ रही थी। वो जानती थी कि नायोन ने जो भी ग्योंगसू के साथ किया वो सिर्फ डर की वजह से था। इसलिए सुनवा चाहती थी कि नायोन जिंदा रहे, अपने क्लासमेट्स की मदद करे और ग्रुप में घुल मिल जाए। इन्हीं ख्यालों के साथ नायोन ने अपने बैग में खाना भरा और क्लासरूम से बाहर निकल पड़ी। इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने दोस्तों के लिए खड़ी होगी और खाना देके उनकी मदद करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्लासरूम के बाहर अनजाने में उसका सामना वी नाम से हो गया और अभी नायोन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वी नाम एक ज़ोंबी बन चुका है। इसलिए वो अपना बचाव नहीं कर पाई और अगले ही पल वी नाम ने उसे अपना शिकार बना लिया। दूसरी तरफ छत पर बच्चे एक बॉन फायर के चारों तरफ बैठकर दिल की बातें कर रहे थे। इस भारी माहौल में चोंगसेन ने हिम्मत जुटाई और ओंजो से अपने प्यार का इजहार कर दिया। ओंजो इस बात को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाई। उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए वो उठकर एक कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन वो इस खतरे से अनजान थे कि वी नाम ऊपर आने का रास्ता ढूंढ चुका है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। अभी उन जो दूर बैठे चोंगसेन की तरफ देख ही रही थी कि अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वी नाम छत के नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। छत पर पहुंचते ही वी नाम सीधा चोंगसेन की तरफ लपका और उसे जमीन पर पटक दिया। वो अपनी उंगलियों से चोंगसेन की आंखें फोड़ने की कोशिश करने लगा था, जिससे चोंगसेन दर्द से चीख पड़ा। तब सुयोक तुरंत अपने दोस्त की मदद के लिए भागा और वी नाम से भिड़ गया। लेकिन वी नाम अब एक हाफ ज़ोंबी था, इसलिए उससे निपटना इतना आसान नहीं था। कुछ ही वार में उसने सुयोक को जमीन पर गिरा दिया। तभी नामरा अचानक अपने ज़ोंबी रूप में बदल गई और वी नाम से जबरदस्त टक्कर लेने लगी। लेकिन नामरा भी वी नाम की ताकत के आगे वो ज्यादा देर नहीं टिक पाई। वी नाम ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया था। ये देखकर सुयोक दोबारा नामरा की मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वी नाम ने उसे पूरी तरह दबोच लिया। तब सही मौका देखते ही नामरा ने पूरी ताकत लगाई और वी नाम को छत से नीचे धकेल दिया। रिसर्च फैसिलिटी में वायरस का तोड़ ढूंढने की कोशिश तेज हो गई थी, लेकिन हर टेस्ट के साथ वायरस का स्ट्रक्चर बदल रहा था, मानो वो इवॉल्व हो रहा हो, जो साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी पहेली बन गया था। इसी बीच एक सोल्जर ने कमांडर को खबर दी कि रेस्क्यू किए गए पुलिस ऑफिसर जेक के पास वायरस से जुड़ी अहम जानकारी है। जेक ने बताया कि साइंस टीचर ब्योंग चैन के लैब वाले कंप्यूटर में वायरस को रोकने का तरीका और रिसर्च डाटा मौजूद है। ये सुनते ही कमांडर ने तुरंत एक टीम को ह्योसान हाई स्कूल के लिए रवाना कर दिया। वहीं स्कूल की छत पर बैठे स्टूडेंट्स आग जलाकर रेस्क्यू टीम का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे।
और आखिरकार एक हेलीकॉप्टर वहां उतरा। रेस्क्यू टीम ने सभी को जमीन पर लेटने का आदेश दिया ताकि सबकी चेकिंग की जा सके। सभी स्टूडेंट्स का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन जब नामरा की बारी आई तो उसका तापमान सिर्फ 34 डिग्री निकला। रेस्क्यू टीम को लगा कि शायद ठंड की वजह से उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा शक नहीं किया और उन्हें वहीं इंतजार करने को कहा। इसी दौरान ट्रेनिंग ग्राउंड में छुपे 4 लोगों ने भी हिम्मत करके टॉप फ्लोर की तरफ जाने का फैसला किया। तभी एक जोर का धमाका हुआ। रेस्क्यू टीम ने खिड़की तोड़कर साइंस रूम में एंट्री ली और सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को ढेर कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ दौड़ पड़े, पर सोल्जर्स ने बड़ी आसानी से उन्हें रोक दिया और कंप्यूटर से जरूरी फाइल डिकोड करके कॉपी कर ली। मिशन पूरा होने पर टीम वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी प्रोडक्शन सेंटर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां इन्फेक्टेड यूनजी की नजर चोल्सू पर पड़ी। वो लड़का जो उसे बुली किया करता था, पुरानी नफरत जाग उठी और यूनजी ने उस पर वहशी हमला कर दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू करने के लिए 5 स्पेशल फोर्सेस के जवानों को लगना पड़ा। इस घटना को देखकर एक्सपर्ट्स और मिलिट्री हैरान रह गए। असल में यूनजी के केस ने सब कुछ बदल कर रख दिया था, जिस पर रिसर्च करके एक्सपर्ट्स ने पाया कि वो एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, यानी वो इन्फेक्टेड है लेकिन उसमें लक्षण दिखाई नहीं देते, जिसके चलते इन्फेक्टेड लोगों और आम इंसानों में फर्क करना नामुमकिन हो गया था। बाहर की दुनिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमांडर ने सख्त फैसला लिया और बचे हुए सर्वाइवर्स का रेस्क्यू मिशन रद्द करने का आदेश दे दिया। इस आदेश का असर दिल तोड़ने वाला था। जो स्टूडेंट्स अभी अभी हेलीकॉप्टर में बैठे थे और उम्मीद की सांस ले रहे थे, उन्हें वापस छत पर उतार दिया गया। उम्मीद उनके बेहद करीब थी, लेकिन उन्हें बेरहमी से वहीं छोड़ दिया गया। कमांडर ने यहाँ तक आदेश दे दिया कि उन सबको वहीं मार दिया जाए। उनका मानना था कि एक इन्फेक्टेड को छोड़ने से बेहतर है हजारों को मार देना। लेकिन लीड सोल्जर का जमीर जाग उठा। उसने बच्चों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और बिना उन्हें मारे वहाँ से निकल गया। तब स्टूडेंट्स बेबस होकर हेलीकॉप्टर को दूर जाते हुए देखते रह गए। उस पल उन्हें सच में एहसास हुआ कि पूरी दुनिया ने उन्हें त्याग दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोजू क्वारंटीन सेंटर से भाग निकला और बिना रुके स्कूल की तरफ दौड़ा जा रहा था। रास्ते में उसका सामना एक आदमी से हुआ जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और एक कार में फंसी हुई थी। हालत खराब होने के बाद भी सोजू ने उस आदमी को कुछ खाना और एक शॉटगन दी और झूठ बोला कि रेस्क्यू टीम जल्द ही वहां आएगी। सोजू जाने ही वाला था कि उस आदमी ने मजबूरी में सोजू पर बंदूक तान दी और अपनी वाइफ को बचाने की जिद करने लगा। लेकिन सोजू ने कदम नहीं रोके, उस अपनी बेटी के पास पहुंचना ही था। आखिरकार उस आदमी ने गोली नहीं चलाई और सोजू वहां से चला गया। इधर कैंप में टेस्ट के बाद पता चला कि एउंजी के शरीर में वायरस रुक रुक कर दिखाई देता है, जो कि वायरस के इवोल्यूशन का संकेत था। मतलब ये कि जब सिम्टम्स दिखते हैं तभी वायरस डिटेक्ट होता है, वरना वो एक नॉर्मल इंसान जैसी ही लगती है। इसका सीधा मतलब था कि टेस्टिंग से ये भी पता लगाना मुश्किल था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। इसीलिए डिसीज कंट्रोल सेंटर इस नतीजे पर पहुंचा कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी इन्फेक्टेड ही माना जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद कमांडर ने शेल्टर में मौजूद सभी लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स की श्रेणी में रखने और उन पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दे दिया। नामरा जो अब इन्फेक्टेड थी, आवाजों को लेकर बेहद सेंसिटिव हो गई थी। खासकर बिजली की कड़कने वाली आवाज उसके कानों में दर्द पैदा कर रही थी। ये देखकर सुयोक ने अपने शर्ट का कोना फाड़ा और उसके ईयरबड्स बनाकर नामरा के कानों में लगा दिए और उसी दौरान बिजली कड़कने के बाद जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये बारिश उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। इसलिए बारिश ने उनमें नई उम्मीद जगा दी और उन्होंने फैसला किया कि वो ऑडिटोरियम के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर टेनिस कोर्ट्स और पहाड़ी के रास्ते दूसरे शहर जाएंगे। अभी ज़ॉम्बीज़ की सूंघने और सुनने की शक्ति बारिश की वजह से कम भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने दो के ग्रुप्स में बैठकर निकलने का फैसला किया। चोंगसेन का ग्रुप डर और सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। चोंगसेन का सामना अपनी माँ से हुआ। जब उसकी माँ ने खून से सने मुंह के साथ उस पर छलांग लगाई तो चोंगसेन सदमे में वहीं जम गया। उस समय चोंगसेन अपनी माँ को उस हालत में देखकर टूट गया था, मगर ग्रुप की सुरक्षा के लिए बाकी स्टूडेंट्स को मजबूरन चोंगसेन की मां पर हमला करना पड़ा। इस हंगामे ने आसपास के ज़ॉम्बीज का ध्यान खींच लिया, लेकिन चोंगसेन अपनी मां को छोड़ने को तैयार नहीं था। पर अंत में ग्रुप ने जबरदस्ती उसे वहां से खींच लिया और भागने पर मजबूर किया। इसी दौरान तीरंदाज टीम भी वहां पहुंची, लेकिन भागते वक्त ह्योरंग का पैर फिसला और वो गिर गई। तब जिमिन उसे बचाना चाहती थी, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बीज को आता देख डर के मारे वो ह्योरंग को वहीं छोड़कर भाग गई। ह्योरंग को लगा कि वो मरने वाली है, लेकिन तभी हारी के भाई वूजिन ने आकर उसकी जान बचा ली और हारी ने अपने तीरों से ज़ॉम्बीज को ढेर कर दिया। अफसोस की बात ये थी कि जिमिन जो ग्रुप से अलग होकर भागी थी, उसे आगे जाकर ज़ॉम्बीज की भीड़ ने घेर लिया।
इधर जंगल के रास्ते चोंगसेन और बाकी लोग टेनिस कोर्ट पहुंचे। वहां पहुंचते ही नामरा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने सबको रोक दिया। तभी अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में उन्होंने देखा कि पूरा टेनिस कोर्ट ज़ॉम्बीज़ के एक बड़े झुंड से भरा हुआ था। सब घबराहट में इधर उधर भागने लगे। इस नाजुक मोड़ पर मीजिन जख्मी ज्यू सेओंग को छोड़ने को तैयार नहीं थी और उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जुन सेओंग ने महसूस किया कि वो सबके लिए बोझ बन रहा है। इसलिए उसने अचानक ट्रॉली से छलांग लगा दी और अपनी पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज़ से भिड़ गया ताकि बाकी लोगों को भागने का वक्त मिल सके। ज्यू सेओंग ने अपने साथियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिरकार बचे हुए लोग टेनिस कोर्ट के स्टोरेज रूम में भागकर छुपने में कामयाब हो गए। इस भाग दौड़ में मिंजे पीछे छूट गया और उसे अकेले ही ज़ॉम्बीज़ के झुंड से बचकर निकलना पड़ा। मगर अफसोस, जीमिन जो मेन ग्रुप से अलग हो गई थी वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन गई और खुद भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई। उधर रिसर्च फैसिलिटी में वायरस पर हो रही जांच से पता चला कि ये वायरस लगातार बदल रहा है और इवॉल्व हो रहा है, जिसके चलते इसका कोई इलाज बनाना नामुमकिन है। इसका सिर्फ एक ही हल था, होस्ट को पूरी तरह जला देना, यानी जिस शरीर में वायरस है उस बॉडी को पूरी तरह जला दो ताकि वायरस का कोई नामो निशान न बचे। वहीं मिलिट्री को खबर मिली कि इन्फेक्शन अब पड़ोसी शहर यांगडोंग तक फैल चुका है, इसलिए वो क्वारंटीन एरिया बढ़ाने और ह्योसान सिटी को पूरी तरह त्यागने पर विचार करने लगे। इधर रात बीत गई पर टेनिस कोर्ट के बाहर ज़ॉम्बीज़ का झुंड हटने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें ये सब पता चल रहा था क्योंकि नामरा दरवाजे के पार से भी उनकी स्मेल सूंघ सकती थी। इस तरह भरे माहौल में डेसू ने मौका देखकर हारी को प्रपोज कर दिया, लेकिन हारी ने बड़े ठंडे दिमाग से रिएक्ट किया। उसने डेसू को रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि उसकी जमकर पिटाई भी कर दी और पूरा स्टोर रूम उनकी लड़ाई की आवाजों से गूंज उठा। तब जमीन पर पड़े एक वॉलीबॉल को देखकर सुयोक को एक तरकीब सूझी। उसने आइडिया दिया कि वॉलीबॉल की ट्रॉलीज को जोड़कर एक गोला बनाया जाए और सब उसके अंदर रहकर ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए आगे बढ़े। तब सबने इस प्लान पर हामी भी भर दी। दूसरी तरफ रिसर्चर ने ब्योंगचेन के तरीके का इस्तेमाल करके एक ऐसा वायरस बनाया जो इन्फेक्टेड सैंपल से 98% मेल खाता था। मतलब साफ था कि ब्योंगचेन की रिसर्च सही थी। जब इंसान इन्फेक्ट होता है तो उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। सिर्फ वायरस शरीर में जिंदा रहता है और बॉडी को कंट्रोल करता है। असल में जो भी ज़ॉम्बीज़ हैं वो एक जिंदा लाश है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक म्यूटेंट्स जैसे कि नामरा का राज अभी भी अनसुलझा था और इसका हल सिर्फ एक था, यानी कि होस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देना। इधर टेनिस कोर्ट में तैयारी करते वक्त उन सभी को चॉकलेट्स का एक बैग मिला। हालांकि वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन भूखे स्टूडेंट्स के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। सबने मिल बांट कर एक एक टुकड़ा खाया, कुछ ने तो दूसरों के लिए अपना हिस्सा भी कुर्बान कर दिया। जिसके बाद सारी तैयारी पूरी होते ही वो गेट से बाहर निकले। उस दौरान सुयोक सबसे आगे था और हारी पीछे से कवर दे रही थी। आसपास के ज़ॉम्बीज़ को हटाने के बाद उन्होंने जल्दी से ट्रॉली का गोला बनाया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन शोर सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ लपके और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उनका आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। तब ज़ॉम्बीज़ से लड़ते वक्त मीजिन गलती से एक ज़ॉम्बी के नीचे दब गई, जिस दौरान जुन योंग ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया। अपने जख्म को देखकर जुन योंग ने एक बहादुरी भरा फैसला लिया। वो सुरक्षित घेरे से बाहर कूद गया ताकि वो बाकी दोस्तों के लिए रास्ता साफ कर सके। उसने खुद को ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर दिया और चिल्लाकर सबको वहां से निकलने को कहा। दूसरी तरफ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि अगर एक भी इन्फेक्टेड इंसान डिफेंस लाइन तोड़कर बाहर निकल गया तो एक हफ्ते के अंदर पूरा सियोल तबाह हो जाएगा। तब मजबूरी में कमांडर को ह्योसान पर मिसाइल गिराने का आदेश देना पड़ा। ये फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन पूरे देश को बचाने के लिए ये जरूरी था। स्कूल में जुन योंग की कुर्बानी की बदौलत बाकी स्टूडेंट्स एग्जिट गेट तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो मौत के मुंह में थे कि तभी दरवाजा खुला। सामने ओंजो के पिता सोजू खड़े थे। ओंजो दौड़कर अपने पिता के गले लग गई, लेकिन वीना भी उनके पीछे था और ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड उनका पीछा कर रहा था। सोजू ने लेकर टेनिस कोर्ट की तरफ भागा, लेकिन वहाँ भी वो गिर गए। तब सोजू ने ज़ॉम्बीज़ को भटकाने के लिए पटाखे जलाए और जब मौका मिला तो सोजू ने चोंगसेन को ओंजो की जिम्मेदारी दी और उन्हें भागने को कहा। सोजू ने खुद को टेनिस कोर्ट में लॉक कर लिया और सीटी बजाकर सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल सोजू को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था और अब उनका आखिरी मकसद सिर्फ अपनी बेटी को जिंदा बचाना था। तब ओंजो रोते हुए वहां से जाने को मजबूर हो गई, जिसके बाद सभी बच्चे भागकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। पर तब नामरा ने उन्हें दूसरी मंजिल पर रोका और बताया कि अंदर के वर्कर ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, इसीलिए वो चुपचाप बालकनी पर ही छुप गए। फिलहाल ओंजो अपने पिता के जाने के गम में टूट चुकी थी, जिस दौरान चोंगसेन ने उसे संभाला। इसी बीच आवाजों का पीछा करते हुए वीनाम भी स्पोर्ट्स एरिया में पहुंचा, लेकिन तब तक सभी स्टूडेंट वहां से निकल चुके थे। वहां से सिर्फ मिंजे मिला जो पहले ग्रुप से बिछड़ गया था। मासूम मिंजे को ये अंदाजा नहीं था कि वीनाम अब एक
एक ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए वो उसे बाहर के खतरों से आगाह करता है। लेकिन वीनाम को सिर्फ चोंगसेन की तलाश थी। उसने मिंजे पर चोंगसेन की खुशबू सूंघी और उससे सवाल करने लगा। अपने दोस्तों को बचाने के लिए मिंजो ने चोंगसेन का पता बताने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे गुस्से में वीनाम ने मिंजे पर हमला किया। उस दौरान मिंजे ने मौका पाकर वीनाम की गर्दन में तीर घोंप दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वीनाम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब मिंजे ने दोबारा तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो म्यूटेट होना शुरू हो चुका था। अभी जिम से बाहर निकलते ही वीनाम ने देखा कि ज़ॉम्बीज पहाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, जो देखकर उसे समझ आ गया था कि चोंगसेन उसे कहां मिलेगा। इसी बीच मिलिट्री ने ज़ॉम्बीज पर साउंड टेस्ट शुरू किया। तब उन्होंने पाया कि ज़ॉम्बीज 24 किलोहर्ट्ज की साउंड वेव्स पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। कमांडर ने ड्रोन्स पर साउंड एमिटर्स लगाने का आदेश दिया ताकि ज़ॉम्बीज को 4 टारगेट लोकेशंस पर इकट्ठा किया जाए और फिर वहां मिसाइल गिरा दी जाए, जिसमें ह्योसान हाई स्कूल भी शामिल था। कमांडर ने इवैक्यूएशन ब्रॉडकास्ट जारी किया, जो स्टूडेंट के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि मिलिट्री कुछ लोगों के लिए बॉम्बिंग नहीं रोकेगी। इधर कंस्ट्रक्शन साइट की बालकनी पर फंसी नामरा अपने अंदर की तरफ से लड़ रही थी। उसके दिमाग में आवाजें आ रही थी जो उसे अपने दोस्तों को काटने के लिए उकसा रही होती हैं। तब सुयोक को नुकसान ना पहुंचाने के लिए नामरा ने खुद अपने हाथ को काट लिया। इस पर सुयोक ने उसका जख्म देखा और कहा कि अगली बार जब तलब हो तो वो उसे काट ले और खुद को चोट न पहुंचाए। उसने आते ही चोंगसेन पर हमला बोल दिया और जब सुयोक ने बचाने की कोशिश की तो वीनाम ने उसे भी लगभग नीचे गिरा ही दिया था, पर उसके साथियों ने उसे बचा लिया। अब चोंगसेन की किस्मत खराब थी क्योंकि लड़ाई के दौरान वीनाम ने उसे बुरी तरह मारा और आखिरकार उसे काट लिया। ठीक उसी वक्त ड्रोन वहां पहुंचा और उसकी तेज आवाज ने वीनाम के कानों में दर्द पैदा कर दिया। इसका फायदा उठाकर चोंगसेन ने वीनाम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब चोंगसेन जानता था कि वीनाम के काटने की वजह से वो जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए चोंगसेन ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। वो वहीं रुककर ज़ॉम्बीज और वीनाम को उलझाए रखना चाहता था ताकि बाकी लोग बॉम्बिंग से पहले वहां से भाग सके। ओंजो तो इससे और ज्यादा टूट गई, जो देखकर चोंगसेन ने उसको पहली और आखिरी बार किस करा, जिसके बाद चोंगसेन ने बिना एक पल गवाए ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वो उस अधूरी बनी बिल्डिंग के दूसरी तरफ खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ लपके और बिल्डिंग के खोखले हिस्से से सीधा नीचे गिरने लगे। इसका फायदा उठाकर बाकी साथी वहां से भाग निकले, लेकिन इतने में ही वीनाम ने वापस से चोंगसेन को ढूंढ लिया। तब दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन बुरी तरह जख्मी और थका हुआ चोंगसेन वीनाम की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया। तब अपना बदला लेने के लिए वीनाम ने चोंगसेन की वही आंख फोड़ दी जो चोंगसेन ने उसकी फोड़ी थी, और इतने में ही मिलिट्री की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल भी उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। और आखिरी पल में चोंगसेन ने वीनाम को कसकर पकड़ लिया और दोनों उस भयानक आग में जलकर राख हो गए। मिसाइल लॉन्च होने के बाद ह्योसान हाई स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड राख के ढेर में बदल गया। कमांड सेंटर में कमांडर सदमे में था। आखिरकार हजारों जानें उसके एक आदेश पर गई थी। काफी देर बाद उसने कमांड अपने जूनियर्स को सौंपा और कहा कि वो थक गया है, जिसके बाद वॉर रूम से निकलकर वो काउंसलर के पास गया और ह्योसान के लोगों से माफी मांगने की गुहार लगाई। फिर अपने कमरे में जाकर उसने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी, अपनी वाइफ को कॉल किया और खुद को गोली मारकर जान दे दी। उसे लगा कि इतनी मौतों का बोझ उतारने का यही एक तरीका है। शहर में अब एक अजीब सी शांति छा गई थी। जेक सोच में पड़ गया कि क्या बहुमत को बचाने के लिए इतनी बेरहमी दिखाना सही है, पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सर्वाइवर्स ने पीछे मुड़कर उस आग को देखा, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। उनकी जिंदगी उनके दोस्तों की कुर्बानी से मिली थी। सबके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हुआ हो और चोंगसेन जिंदा हो, लेकिन नामरा ने कंफर्म किया कि उसे वहां किसी इंसान की बू नहीं आ रही। नमाक से अलविदा कहकर उनका ग्रुप आगे बढ़ने लगा। जल्दी ही वो रास्ता भटक गए, लेकिन तभी उन्हें पेड़ की डाल पर एक पीला कपड़ा दिखाई दिया। जब वो उस दिशा में गए तो ओंजो को एक फ्लैश लाइट मिली जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। उसे देखकर ये साफ हो गया कि सोजू ने मरने से पहले उनके लिए ये निशान छोड़े थे ताकि वो सही रास्ते पर चल सके। इससे जल्दी ही वो यांगडोंग सिटी पहुंचे, जहां का माहौल बेहद शांत और डरावना था, जो देखकर अचानक नामरा रुक गई। उसने देखा कि ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो देखकर जान बचाने के लिए वो भागने लगे, लेकिन उनमें से एक वहीं पर गिर गया। तब उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। उन्हें समझ आ गया कि भागने से समस्या का हल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ज़ॉम्बीज का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने हथियार उठाए और लड़ने को तैयार हो गए। कुछ देर की शांति के बाद ज़ॉम्बीज की लहर आई और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में हारी को बचाने के लिए उसका भाई ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया। उस दौरान अपने भाई को ज़ॉम्बी बनते देख हारी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन नामरा ने बिना हिचकिचाहट के उसे खत्म कर दिया ताकि वो हारी को नुकसान ना पहुंचाए। अब दुख मनाने का वक्त नहीं था। नामरा ने हारी को समझाया कि वो बेकार में अपनी जान न दे। तब नामरा को खून की तलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो जानबूझकर सबसे पीछे चलने लगी ताकि वो किसी दोस्त पर हमला न कर बैठे।
बैठे, लेकिन तलब इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि वो अपने दोस्तों को ही खाना चाहती थी। तब खुद को रोकने के लिए उसने खुद को काटा, लेकिन भूख शांत नहीं हुई। और जब सुयोक और ओंजो उसे ढूंढने पीछे गए तो वो दंग रह गए। नामरा एक ज़ोंबी की लाश खा रही थी। ये देखकर ओंजो ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन नामरा ने अचानक ओंजो पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उस दौरान सुयोक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। न वो ओंजो को मारते देख सकता था, न नामरा को चोट पहुंचाना चाहता था। लेकिन आखिरी पल में नामरा की बची कुछ इंसानियत जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि वो अपने दोस्तों के लिए खतरा है। तब रोते हुए उसने कहा कि वो उनके साथ नहीं रह सकती। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग गई। तब सुयोक और ओंजो ने उसका पीछा किया, पर नामरा गायब हो चुकी थी। इसके बाद बचा हुआ ग्रुप आखिरकार मिलिट्री के कंट्रोल एरिया पहुंचा। रास्ते भर के दुख और खोए हुए दोस्तों की यादों ने उन्हें तोड़ दिया था। किसी के चेहरे पर भी मुस्कान नहीं थी। तब मिलिट्री ने उनसे ब्योंग चैन और वायरस के बारे में सवाल जवाब किए, जिस पर ओंजो ने सबकी तरफ से साफ कह दिया, हमसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना और ना ही हमसे इन्वेस्टिगेशन में मदद मांगना। जिसके बाद आइसोलेशन का दौर शुरू हुआ। अपने दोस्तों को भुला पाना नामुमकिन था। ओंजो हर रात दीवार फांद कर वहाँ जाती थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। और एक रात वो चमत्कार हुआ। ओंजो ने स्कूल की छत पर एक आग जलती हुई देखी। सुबह होते ही उसने सुयोक को बताया। उन्हें याद आया कि नामरा ने कहा था अगर वो दोबारा मिले तो वो बोन फायर फिर से जलाएंगे। ओंजो को पूरा शक था कि वो आग नामरा ने ही जलाई है, इसलिए उसने रात में जाकर चेक करने का फैसला किया। सुयोक भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन जाने से पहले उसने ओंजो से माफी मांगी। उसे इस बात का पछतावा था कि जब नामरा ने ओंजो पर हमला किया था तो वो कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन ओंजो ने उसे दोष नहीं दिया। वो जानती थी कि अगर वो सुयोक की जगह होती तो वो भी यही करती। जाने से पहले ओंजो ने सुयोक से वादा लिया कि वो बॉनफायर के बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। अब जैसे ही रात हुई, ओंजो दबे पांव फेंस के पास पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। वहां सिर्फ सुयोक नहीं बल्कि सारे दोस्त मौजूद थे। कोई भी पीछे नहीं छोटा था। सबने फेंस पार किया और देखा कि स्कूल की दिशा में वाकई आग जल रही है। तब बिना वक्त गवाए वो स्कूल की तरफ निकल पड़े। और रास्ते में जब वो उस जगह से गुजरे जहाँ चोंगसेन की मौत हुई थी, तो ओंजो का दिल भर आया, जो देखकर सबके पुराने जख्म हरे हो गए। और जब वो स्कूल वापस पहुंचे तो पाया कि पूरा स्कूल खंडर बन चुका था। वहाँ आग तो जल रही थी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे से एक शख्स सामने आया। वो सच में नामरा थी। उसे ओंजो अपने साथ वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन नामरा ने मना कर दिया। नामरा ने खुलासा किया कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्कूल के बाहर भाग गए और कुछ वहीं रुके हुए। नामरा ने समझाया कि वो पूरी तरह इंसान नहीं है, इसलिए वो उनके साथ वापस नहीं जा सकती। लेकिन वो मॉन्स्टर भी नहीं है। हालात बदल चुके हैं, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी वैसी ही है। बात करते करते अचानक नामरा ने दूर कहीं देखा और कहा वो लोग आ रहे हैं। और इतना कहकर उसने छत से नीचे छलांग लगा दी। सबने उस दिशा में देखा जहां नामरा गायब हुई थी और उसकी बातों को याद किया। भले ही दुनिया बदल गई हो, लेकिन एक सच हमेशा रहेगा, वो हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। जिसके साथ ही इस सीजन की कहानी का अंत यहीं पर होता है। अभी वैसे इसका सीजन 2 आया नहीं है, पर जब भी आएगा मैं अपने चैनल पर उसे जरूर लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।